हे हेलो माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं आईसीएस लाइक इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और इसी के अंदर आज है केस सिनेरियो नंबर 11। ओके, ये इसमें चार ही एमसीक्यूज है, तो इस पे डिस्कशन करते हैं। तो एमसीक्यू पढ़ने से पहले, आई मीन केस स्टडी पढ़ने से पहले, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इज द डिसीजन ऑफ, क्या लिखा है, is the decision of CA and company of not reporting the issues of ZXC in Caro 2020 justified? If so, under what reason? अच्छा, क्या कह रहा है, ये कोई CA एंड कंपनी है, ये ZXC कंपनी का कोई इशू है जो रिपोर्ट नहीं करना चाहती कारो 2020 के अकॉर्डिंग। तो आप बताइए कि डिसीजन सही है या गलत है। तो चलो देखते हैं कौन सा इशू है, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। क्या इशू है, क्या नहीं रिपोर्ट करना चाहती है ये आपका एमसीक्यू है पूरा केस स्टडी। सीए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ZXC कंपनी. Company has obtained a license from the central government to promote the sport of hockey in the rural areas. Company's average annual profit was estimated to be 50 lakh. Profit would not be distributed as dividend to the shareholder. इसको वो क्या काम में हेल्प लेंगे? Promoting sports in the country. During the course of audit of the financial year 22-23, ऐसा मिला, क्या मिला कि company was not maintaining proper record in respect to the fixed asset maintained by it. कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती फिक्स्ड एसेट के। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन वाज नॉट कैरिड आउट। एज द रिजल्ट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर डिसाइडेड टू रिपोर्ट द सेम इन द कारो। हाउएवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वाज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ऑडिटर। क्योंकि आफ्टर सेवरल डिस्कशंस बिटवीन द मैनेजमेंट, सीए एंड कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिपोर्ट द इशू। मैनेजमेंट चाहती है कि भाई प्लीज ऑडिटर, आप ऐसा अपनी रिपोर्ट में कारो में मत डालिए ना, कारो की रिपोर्टिंग के अंदर मत डालिए कि हमने फिक्स्ड एसेट को अच्छे से नहीं बना रखा। तो क्या क्वेश्चन है? नो कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू ZXC and hence the same has to be reported under close eye of कारो। ये कहता है कि ये जो डिसीजन है, ना रिपोर्ट करने का जो डिसीजन है वो गलत है, क्योंकि कंपनी को ऐसा रिपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में कहता है यस कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल टू ZXC hence the same need not to be reported। कारो हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं बता रहा, तो कह रहा है इसलिए रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा कहता है नो एज पर ऐसे 240 यू हैव टू रिपोर्ट, और यस ठीक है, हमारे को क्या मतलब, ऊपर क्या लिखा था, कारो के हिसाब से जस्टिफाई है या नहीं है। तो पहले दो में कंफ्यूजन है, आपको उस हिसाब से देखना है। तो कारो से अगर आपको याद होगी कौन कौन सी कंपनीज जो एक्सक्लूड की गई है, तो वो मुझे जहां तक याद आ रही है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरियाज एंड सेक्शन 8 कंपनी, ये लोग होते हैं जो इसके दायरे से बाहर है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या वो इनमें से कुछ है? तो चेक करते हैं। देखिए, ये कंपनी जो है ना, ZXC कंपनी, जिसकी हम ऑडिट करने गए, उसके पास एक लाइसेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट से टू प्रमोट द स्पोर्ट ऑफ हॉकी इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट की प्रमोशन का काम कर रही है, यानी ये कारो के दायरे से हो गई है बाहर। और जैसे ये कारो के दायरे से बाहर होती है, इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर ये रिपोर्ट नहीं करे तो भी चलेगा। ऑफ कोर्स इट इज जस्टिफाइड, यस, बिकॉज यस के बाद में एक डॉट है, हल्का सा नजर आ रहा होगा। यस का मतलब है कि यस इट इज जस्टिफाइड द डिसीजन ऑफ नॉट रिपोर्टिंग द इश्यूज ऑफ ZXC। वाई का रीजन है कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल टू ZXC एंड हेंस द सेम नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड। ओके, नेक्स्ट, what is the total amount of loan should be classified as NPA by KD Bank? नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे दिखाई जाए, किन किन को दिखाया जाए? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बहुत सारे क्राइटेरिया हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं जाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपकी आउटस्टैंडिंग है उस पर। चलिए ढूंढते हैं। ये है आपका ये वाला पार्ट से क्वेश्चन के इस वाले पार्ट से एमसीक्यू नंबर 2 बनाया गया है कि ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ केडी बैंक लिमिटेड, कोई केडी बैंक लिमिटेड की ऑडिट थी, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट हैड सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैनेजमेंट और ऑडिटर का ओपिनियन कहीं पे क्लैश हो गया। कैसे हो गया कि ऑडिटर ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा ऐसा है, क्या है
59 agricultural loans account guaranteed by गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। टोटल 59 ऐसे अकाउंट थे जिनको गारंटी दी है, जिनकी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। आप याद करेंगे तो एनपीए हम किसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिनकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से कंफ्यूज मत हो जाना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनकी गारंटी से कोई मतलब नहीं है। अब देखो कि ओवर ड्यू क्या है और कितना है। तो अमाउंटिंग टू 29 लाख वर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से भी ज्यादा ओवर ड्यू रहा है ₹29 लाख का लोन। तो ये तो हो गया एक हमारा एनपीए। क्यों? क्योंकि एक तो इसने आपकी वो वाली लिमिट जो ओवर ड्यू होता है मोर देन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो क्रॉस कर दी, और एक इसने गारंटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, इसीलिए हम इसको एनपीए बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 73 गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर लोन। तो अगर भाई इन्होंने गारंटी दे दी ना इंडिया की गवर्नमेंट ने, तो फिर चाहे वो ओवर ड्यू मोर देन 2 years हो तो भी हम इसको एनपीए नहीं ले सकते। 6 corporate loans accounts guaranteed 3 each by Government of India and Government of Delhi amounting to ₹25 lakh for each company। देखिए 6 लोन है, ठीक है, उसमें से आपके 3 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी, 3 का स्टेट गवर्नमेंट ने दी। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी दी हुई तो एनपीए हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली एनपीए नहीं हो सकती है। तो अब हम लेते हैं वो वाली जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी, ठीक है। 25 लाख फॉर ईच कंपनी वर ओवर ड्यू। ईच कंपनी यानी इन 3 की 3 कंपनी ने 25 लाख का ओवर ड्यू है, यानी टोटल ओवर ड्यू हो गया आपका 75 लाख का। इनकी गारंटी दी है आपकी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, इसीलिए इनके एनपीओ होने की संभावना है, क्योंकि हमें एनपीओ उनको बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं है जिनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। हुआ क्या, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 3.5 months। तो ये भी 3.5 months के लिए ओवर ड्यू था, इसीलिए आप ये 75 लाख एनपीए की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाउ द टोटल इज 104 lakhs। ओके, तो इसने क्वेश्चन में पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ लोन शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग। देखो नॉन परफॉर्मिंग के अंदर ये फर्दर क्राइटेरिया में नहीं जा रहा कि लॉस एसेट है, सबस्टैंडर्ड एसेट है, तो बस एनपीए है, तो हमने 104 आंसर निकाला है, ये होगा, ठीक है। थर्ड, which among the following has to be reported by the auditor as contingent liability। contingent liability इनमें से कौन सी है, बिना पढ़े देख लीजिए। पहला, गारंटी गिवन बाय केडी बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लोकेटेड इन म्यांमार। हाँ बिल्कुल, किसी और के बिहाफ पे आपने गारंटी दी होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी में आती है, सॉरी इट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, या कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आती है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ टोटल बिल परचेज बाय केडी बैंक, नहीं ये कंटिंजेंट कहाँ है, परसेंटेज ऑफ टोटल बिल कंटिंजेंट नहीं होता। क्लेम अगेंस्ट द बैंक एक्नॉलेज एज डेट, जिसको आपने एक्नॉलेज ही कर लिया वो कौन सी कंटिंजेंट है, वो होता है क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेट, तब वो कंटिंजेंट होती है। अनपेड सैलरी ऑफ 5 लाख टू 5 स्टाफ ऑफ केडी बैंक लिमिटेड हु आर करंटली अंडरगोइंग अ कोर्ट ट्रायल। तो देखो ये तो आपका स्टाफ है, उसने काम ही किया है, तो 5 लाख रुपए ये तो आपको बनते ही है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं हुई। कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है गारंटी गिवन बाय द केडी बैंक। Okay, fourth one, as per SA 701 communicating key audit matter in the independent auditors report, इनमें से कौन सा एरिया है जो ऑडिटर को ध्यान में रखना है। पहला, इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल ईयर, हाँ बिल्कुल ये तो रखना है। दूसरा, एरिया ऑफ हायर रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तीसरा, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन दैट फाइनेंशियल्स दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। सीधी सीधी ऐसे 701 की लाइन है जिसके अंदर मैंने पहला और तीसरा तो देखा है, लेकिन दूसरे को कहीं नहीं देखा है कि एरियाज ऑफ हाई रिस्क एज असेस्ड एंड रिपोर्टेड बाय मैनेजमेंट नहीं होता है, ऑडिटर के हिसाब से जो एरियाज होते हैं वो की ऑडिट मैटर होते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। This is all about your ICS number 11. So see you in the next video. Stay tuned. Thank you.